नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे ने कमाल कर दिया। सड़कों पर आकर चंदा चोर पार्टी के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। पूरा देश गुस्से में है। भगवान राम के नाम पर जो धोखा दे रही है ये पार्टी, उसको लेकर दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने बहुत शानदार बातचीत की है। दिल थाम के पूरी बात सुनिए कि कैसे चीन के सामने हमारे विश्व गुरु दो मिला रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक जी आपका। मेरा दिल खुश हो गया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उतनी ही बेवकूफी की बात करी जितनी उनसे उम्मीद थी। मुझे पता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष से कोई ज्यादा अकलमंदी की बात की नहीं जा सकती थी, और वही उन्होंने किया। कहने चंदा चोरी में सोनिया गांधी, संजय सिंह, रामगोपाल यादव, प्रियंका गांधी, इन सबका नाम आना चाहिए। इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि इन्होंने फंड का कितना मामला कहां से पाया। कितनी शर्म की बात है, कितनी लज्जा की बात है। हिंदुओं के नाम पे विश्व हिंदू परिषद, पहले जब मंदिर की बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले चंदा चोरी की चर्चे आज तक हो रहे थे, और अब तो खुलेआम प्रमाण मिल गए। लोग कह रहे हैं कि हमने सोने की रामायण दी थी, कोई कह रहा है हमने सोना की पताका लगाई थी। और महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे ने कमाल कर दिया, सीधा ऐलान कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया कि भैया इन चंदा चोरों से बचाओ। लखनऊ के कई चौराहे पे बोर्ड लग गए हैं कि चंदा चोर पार्टी के लोग इस गली से ना गुजरे हैं। पब्लिक में रिएक्शन है। विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं, अध्यक्ष जी जो हैं, वो कह रहे हैं संजय सिंह से पूछो। संजय सिंह ने तो जब जमीन का घोटाला सामने आया था, सुबह की जमीन शाम को करोड़ों ज्यादा बिक गई थी, तभी दस्तावेजी सबूत दे दिए थे। और अभी भी बंदा सबूतों के संग बात कर रहा है पार्लियामेंट में, कहा कि चंदा चोर करेंगे क्या। इतने बेशरम हो गए हैं लोग, इतने नाकारा हो गए हैं लोग। भगवान के नाम पर चंदा चोरी कर रहे हैं, भगवान के जेवर चुरा ले रहे हैं, भगवान के चढ़ावा चुरा ले रहे हैं, और फिर भी सीना तान के बैठे हुए हैं। ये शायद इसी देश में संभव है। और हमारे मोदी जी और भागवत जी तो पता नहीं कौन सी केदारनाथ की गुफा में चले गए हैं। भागवत जी को बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्या मिल गई, ब्लैक एट कमांडो क्या मिल गए, वो भी गायब हो गए। तत्रा जी ने एक बयान देकर औपचारिकता कर ली। ये जूतों में दाल बट रही है। हो क्या रहा है, ये करोड़ों कहाँ चले गए केपी मलिक साहब, कुछ तो बताइए। कहाँ ये हजारों करोड़ का माल चला गया। भाई आपको पता नहीं है क्या? कर्नाटक में जा रहा है, वेस्ट बंगाल में जा रहा है, बिहार में जा रहा है, ऐसे ही थोड़ी हो गया है। खैर देखिए, आज संजय जी बड़ी इंटरेस्टिंग दो बात हुई हैं। वैसे तो लगभग 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, और आपको याद होगा कि जब मंदिर चोरी का मामला सामने आया था तो चंपत राय जी ने सबसे पहले सफाई दी थी, अपना एक वीडियो रिलीज किया था, लेकिन वो बात चली नहीं है। और आज आलोक कुमार जी ने डीएसपी अयोध्या को एक चिट्ठी लिखी है कि ये जो विपक्षी दल के नेता हैं ये माहौल खराब कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं, इनकी जांच की जाए। संजय जी आप ये बात देखिए कि वो राहुल गांधी, वो सॉरी प्रियंका गांधी, केजरीवाल, संजय सिंह, इनका नाम तो लिख रहे हैं वो। भाई उन्होंने धर्मदास जी का नाम तो लिखा नहीं, स्वामी धर्मदास जी। उन्होंने जो है विनय कटियार जी का नाम तो लिखा नहीं, वो भी विरोध कर रहे हैं। बाकी जो इतने सारे लोग हैं, वो नृत्य गोपाल जी क्या थे जो सबसे शुरू में थे, और उनके कमल नयन जी जो अभी उत्तराधिकारी हैं, वो भी कर रहे हैं। कितने साधु समाज के लोग जो है सीधा अटैक कर रहे हैं। और आज तो संजय जी एक से एक जो स्वामी जी ने ये कह दिया कि भाई साहब ये खुश हो ले थोड़े दिन, विश्व हिंदू परिषद वाले, भाजपा वाले और संघ वाले। ये जो अयोध्या है इसके कोतवाल हनुमान जी हैं, और हनुमान जी जब इनको लेके जाएंगे और इनको पटक पटक के मारेंगे, तब इनको पता चलेगा ये बाकी लोगों से डरने वाले नहीं। ये संजय जी बेशर्मी है कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनकी जांच कीजिए। एक और चिट्ठी आई है, जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, उन्होंने कहा कि भैया मेरा लेना देना नहीं है, मेरे पास चेकबुक नहीं है, मेरे पास चंदे का हिसाब किताब नहीं है, मेरे कहीं साइन नहीं चलते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं है। मैं तो वैसे भी पूना में रहता हूं, मैं तो पूना में रहता हूं, और कभी साल में 6 महीने में वहां जाता हूं, नहीं तो मेरा सीए आता जाता रहता है। ये उनको आज याद आया है। और आपको ये भी देखना होगा कि कल अयोध्या में जो ट्रस्ट की मीटिंग है, वो मीटिंग को इन्होंने बुलाया कोषाध्यक्ष जी ने। तो क्या ये चिट्ठी आज कल सुबह मीटिंग है और आज शाम को चिट्ठी मिल रही है लोगों को, तो ये क्या मजाक देश में चल रहा है। और दूसरा जो है, आलोक कुमार जी से कोई ये पूछे कि भैया आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
विश्व के अध्यक्ष हैं आप, तो विश्व हिंदू परिषद के। सबसे बड़ी डकैती का आरोप तो नपेंद्र मिश्रा जी ने लगाया था, वो भी ट्रस्ट में है। तो आप डीएसपी को उनका नाम भी तो लिखिए चिट्ठी में, ये भी तो आरोप ही लगा रहे, इन्होंने कौन सा तथ्य दे दिए। भाई संजय सिंह साहब तथ्य मांगेंगे, संजय सिंह ने तो धन्यवाद दिया है। संजय सिंह ने मीडिया से बात करके धन्यवाद आलोक कुमार जी का दिया है कि भैया मैं तो एसआईटी से भी मिला था, मैं तो इतने दिन से शिकायत कर रहा हूं। अब आलोक कुमार जी बड़े आदमी है, शायद सरकार इनकी सुन ले, एसआईटी दोबारा इनकी सुन ले और मुझे डीएसपी साहब बुलाएंगे कि भैया जो है तथ्य दीजिए, तो मैं तो तथ्य लिए घूम ही रहा हूं। तो मेरा तो रास्ता आसान कर दिया आलोक जी ने। तो देखिए ये संजय जी जिस प्रकार से लीपा पोती की बातचीत चल रही है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह मोहन भागवत जी भी समझ गए, इस चीज को बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी जी भी समझ गए हैं, इसीलिए दोनों के मुंह में दही जमी हुई है। अन्यथा आप जानते हैं कहीं छोटे से छोटा मामला भी होगा, मोहन भागवत जी तत्काल जो है अपना बयान रिलीज कर देते हैं और कहीं कुछ भी बोल देते हैं, उनका संबोधन फटाफट आ जाता है, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो किसी दूसरे गांव में हो, चाहे वो नागपुर में हो, उनका बयान आपके सामने बयान है। पाकिस्तान को उनके कितने बयान है, हिंदू धर्म को उनके कितने बयान है। जब मस्जिदें को निकल रही थी मंदिरों के नीचे, तो उन्होंने कहा था कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ना ढूंढी जाए। जब आरक्षण की बात आई थी तो आरक्षण तो जरूरी नहीं है कि सबका आरक्षण हो, तमाम चीजों पर वो तो वक्तव्य देते हैं, लेकिन इस पर वक्तव्य उनका नहीं आ रहा है। मोदी जी किसानों के लिए 6,000 रुपए रिलीज करते हैं, 2 दिन पहले ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, 5 किलो राशन का लगातार ढोल बजा रहे हैं। जब कहीं किसी को खाने को देते हैं, चंदा देते हैं, छोटी मोटी चीजें करते हैं, उस पर ढोल बजाने लगते हैं। इस मामले पर ढोल बजा ही नहीं रहे, इस मामले पर ढोल जनता बजा रही है, इस मामले पर ढोल अयोध्या के वकीलों ने बजा दिया है। और आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से एक सुधी वर्ग, भाई वकील को ऐसा तो है नहीं कि कोई भी छात्र उठ के चल दिए या कोई दूसरे किसान चले गए, किसानों की बात को सरकार नहीं सुन रही है। वकील भले ही तादाद में कम हो, लेकिन वो परसेप्शन बनाने में सबसे आगे हैं, उनका विचार सबसे आगे जाता है, मीडिया ने उनको कवर किया है। और अगर इतना बड़ा निर्णय वकीलों ने लिया है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके लिए कोई भी वकील उपलब्ध अयोध्या में नहीं होगा, और अगर कोई वकील ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना भी होगा, और ये नहीं कहा उन्होंने शायद पिटाई भी हो जाए, ये कहा नहीं अपने वक्तव्य में, लेकिन हो जाएगी। वकील मिलकर कर देते हैं काम, हमने कई अदालतों में देखा है। तो स्थितियां बहुत भयंकर हो चली हैं। लेकिन संजय जी बात देखने वाली ये है कि जिस प्रकार आपने आस्था का मजाक बनाया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। आप चाहे इस बात को माने ना माने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नितिन नवीन जी से पहले क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम इतने मजबूत हो चुके हैं, फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तो आरएसएस को निपटाने का प्रोग्राम नहीं कर लिया, क्योंकि चंपत राय जी तो आरएसएस के प्रचारक हैं, चंपत राय तो विश्व हिंदू परिषद के हैं। तो एक तीर से दो निशाने तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात लॉबी है वो तो नहीं कर रही है। और अगर ये होता है तो इससे एक तीसरा निशाना भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये माना जाता है कि बाबा के कंधे पे हाथ आरएसएस का है, बाबा की पीठ पे हाथ आरएसएस का है, मोहन भागवत का है। तो जब मोहन भागवत ही नहीं पड़ जाएंगे, जब आरएसएस ही कमजोर पड़ जाएगी, तो बाबा क्या करेंगे? तो आपको ये देखना होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, क्योंकि इतना सब होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने विद्वान एमपी हैं, आप भी जानते हैं कई सारे विद्वान एमपी हैं, उसमें कुछ यूपी के हैं, कुछ वहां झारखंड वगैरह के हैं, वो नहीं बोल रहे, अभी कुछ नहीं बोल रहे। इनके प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनके प्रवक्ता घोटाले ला रहे हैं निकाल के, कर्नाटक के या जहां जहां सरकार कांग्रेस की है, तेलंगाना के घोटाले ला रहे हैं छोटे मोटे, और वो उनपे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रहे हैं, जो बड़े चैनल भी कवर नहीं कर रहे। यहाँ पे जो मुझे ध्यान देने वाली बात लगती है वो ये है, जो भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के गोदी मीडिया चैनल थे, वो क्यों राम मंदिर को इतना दिखा रहे हैं? वो तो हमसे भी आगे चले गए। हम लोग थोड़ा वैसी चर्चा करते हैं, वो तो भिगो के मार रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि इशारा कहीं और से है संजय जी। ये सारी चीजें ऐसा
सिस्टम बन गया है कि धीरे धीरे खुलेंगे पत्ते और धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। लेकिन क्या इससे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जिस उत्तर प्रदेश से हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के आखिरी ताबूत की कील भी उत्तर प्रदेश तो कहीं साबित नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, स्थितियां तो खराब हो ही रही हैं। और मजे की बात यह है कि जब शुरुआत में ही अखिलेश यादव ने इसका खुलासा किया था, पवन पांडे ने उनको बताया था और फिर खुलासा किया था अखिलेश यादव ने, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा ये बाबरवादी मानसिकता के लोग हैं, बाबर के हैं ये लोग, भगवान राम को क्या समझें। तब तो ब्रजेश पाठक को या तो पता नहीं था या छुपा रहे थे, वो सभी छुपा रहे थे कि मामला खोले ना। और जब एक के बाद एक परत खुल गई कि कौन कौन चुरा के ले गया, तो मुझे नहीं पता कि ब्रजेश पाठक जी ने बताया नहीं है, बताया अभी तक कि चंपत राय असली बाबर के औलाद थे, तभी वो भगवान राम के मंदिर में चोरी करके ले गए। लेकिन आज जब नितिन नवीन आए तो वो भली वो संघ के कितने भी कोई आदमी खरीद आम चारपाई पे बैठ के उन्होंने ब्रजेश पाठक के घर पे खाए। वो सीन बड़ा बढ़िया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक आम पुचुक पुचुक करके खा रहे थे। और मैं सीन देख के पढ़ रहा था कि मैंने वो चतुर्सेन की बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, आचार्य चतुर्सेन की, और कई सारी ऐतिहासिक किताबें पढ़ी। राजा का दरबार होता था, उसमें षड्यंत्रों का अड्डा होता था। राजा है, वजीर है, मंत्री है, सब भोजन कर रहे हैं और सबके मन में आ रहा है एक दूसरे को जहर कब दे दें। मेरा आम के जहर से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन वहां पे कल्पना करिए, नितिन नवीन मोदी शाह के आदमी, अगर आज की रणनीति में बात करें तो भागवत के अगेंस्ट, क्योंकि मोदी भागवत की पढ़ती नहीं है। ब्रजेश पाठक दिल्ली दरबार के अमित शाह के करीबी आदमी, ब्रजेश पाठक के बाद केशव मौर्य दिल्ली दरबार के आदमी और योगी आदित्यनाथ आरएसएस के आदमी। पंकज ब्रजेश पाठक चौधरी, और केशव, पंकज चौधरी भी दिल्ली के हैं। पंकज चौधरी भी दिल्ली दरबार के आदमी, 4 लोग बैठे हुए, योगी आदित्यनाथ अकेले बैठे हुए। हम लोगों के यहाँ तो जब हम पढ़ते तो कहा जाता था रजिया फंस गई गुंडों में। हालांकि महाराज जी के लिए ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो हम पढ़ते थे उसमें षड्यंत्रों के इस दरबार में इन दोनों डिप्टी सीएम का बस चले, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का, तो कल ही 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद ही योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दें। तो ये जो आप बता रहे हैं चंदा चोरी में, तो ये बाबा को घेरने की रणनीति भी थी कि बाबा ने एसआईटी देर में बनाई। योगी आदित्यनाथ की इमेज तो खराब हो रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन चंदा चोरों को बचा क्यों रहे हो। ये बात सही है कि जो मंदिर के ठेके होते थे, जमीन होती थी, ट्रस्ट में जितने लोग थे वो सब दिल्ली के इशारे पर चुने गए थे, संघ के इशारे पर चुने गए थे। लेकिन बाबा बचा क्यों रहे हैं? अरे वहां पे एक इशारा करते, कोई भी गधा घोड़ा, कोई भी नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करा देते, मामला एकदम आर पार की लड़ाई हो जाती। तो ये बचाने देखिए के संजय पीछे जी, कारण क्या है? देखिए संजय जी, ये चीज हो सकती है। अभी पानी वहां तक पहुंचा नहीं, अभी पानी सिर्फ जो है गले तक है, गले से ऊपर आना शुरू हो गया है पानी। आप ये देखेंगे कि अब आम आदमी ये सवाल पूछने लगा है कि भाई ये जो आरोप लगाते हैं कि मुगले लूट ले गए और अंग्रेज लूट के ले गए, उन्हें तो पता नहीं कि लूट के ले गए कि नहीं ले गए हिंदुस्तान के मंदिरों को, हम तो थे नहीं तब। लेकिन ये तो वही लोग लूट के ले गए जो कह रहे थे हम राम को लाए हैं। इन्होंने तो राम का ही घर लूट लिया। जो कहते थे कि हम लोग तो जो है भगवान श्री राम का हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपने नाम पे, और अगर कोई दूसरी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का कोई राम की बात करता है तो वो देशद्रोही है। तो मतलब ये रजिस्ट्रेशन पैसा चुराने का भी आपने ही लिया है। तो ये सवाल जनता में घूमने लगा है। और तो आप ये देखिए एक कि सेकंड मलिक साहब, एक मिनट। मुझे कुछ देर से सोशल मीडिया पे बड़ी गाली पड़ रही है। मैंने एक ये अपने ट्विटर अकाउंट पे, जो editor@संजय पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने एक ट्वीट कर दिया, एक्स पे लिख दिया। मैंने इतना लिख दिया कि अब समझ में आया, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। गाना बड़ा फेमस हुआ था उस समय, हर जगह ये सॉन्ग बजता था, मेरी जी जी झोपड़ी जी, के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैंने दिया कि अब समझ में आया कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, ये गाना ट्रस्ट वालों ने अपने लिए बनाया था। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। नहीं, भाग भी तो उन्हीं के खुले हैं ना। हम इसीलिए देखिए कह रहे हैं संजय कोई जी, भाग तो नहीं। जी इसमें इसमें मैं यही आपको कह रहा हूं कि ये शुरू से आखिर तक मजाक लगता है जिस प्रकार से चीजें खुल के आई हैं। संजय जी आप देखिए, गृह सचिव से रिटायर हुए व्यक्ति हैं,
और वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ का और अपनी पत्नी के जेवर गलवा के मैंने लगभग 1 किलो जो है रामायण के पन्नों पे परत चढ़वाई थी सोने की, और वो मैंने चंपत राय जी के हवाले किया था कि भाई इस तरह की हमने एक जो है कृष्ण जी के मंदिर में मथुरा में इस तरह की वहां पे दान दी हुई है, गीता या कोई दूसरी पुस्तक दी हुई है, ऐसी हम रामायण यहाँ देना चाहते हैं ताकि पूजा जब लोग करें या जब भी लोग देखने आए इसका भी सदुपयोग हो, हम ये देना चाहते हैं। और उन्होंने दी, और देने के बाद में चंपत राय जी का तो एक ही फॉर्मूला था कि पहले इसकी टेस्टिंग होगी, असली है कि नकली है, फिर हम आपको रसीद देंगे। तो वो आज तक तय हुआ नहीं है कि असली है कि नकली है, लेकिन रामायण वो भी गायब बताई जा रही है। और उनका कहना है वो छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, इतने बड़े नौकरशाह है। वो नपेंद्र मिश्रा के पास गए तो नपेंद्र मिश्रा ने कहा भैया हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, वहां तो सब चंपत राय जी करते हैं, और वो भी चंपत राय के पास ही हमें भेज दिया, और हम आज तक घूम रहे हैं, और चंपत राय जी का समय चंपत होने का आ गया और हमें रसीद मिल नहीं रही है, ना हमारी जो है रामायण मिल रही है। तो जब इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं संजय जी, जो छोटे लोग होंगे जिन्होंने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया दिया होगा, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो ये जो जितनी चीजें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि इससे भी कहीं अधिक मामला निकलेगा जब जांच होगी। अभी तो जांच भी बहुत शुरुआती दौर में है, अभी तो एक एक परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। अभी जितने भी लोगों के बयान आए हैं, जितने भी लोगों ने खुल के बोला है, उसमें सर्वाधिक जो तथ्यों के साथ बात की है उसमें महिपाल ने की है। और महिपाल को अगर आप जानते हैं तो महिपाल कट्टर आरएसएस के थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, लंबे समय से वो थे। और जब उन्होंने ये चोरी की शिकायत उनको की, शायद गोपाल राव को की थी, तो गोपाल राव ने चंपत राय जी को कहा और चंपत राय जी ने उन्हें चंपत कर दिया, मतलब उन्हीं को काम से निकाल दिया। तो इसके मायने क्या है? जब इतना बड़ा व्यक्ति, इतना समर्पित व्यक्ति को हटाया जा सकता है, तो नीचे कितने लोगों को हटाया गया होगा और कितने लोगों को लाया गया होगा। जो करीब से जानने वाले लोग हैं उनका कहना यह है कि ये जो रैकेट चल रहा है ये बहुत बड़ा रैकेट है, और ये जनता जो अयोध्या की है उसमें लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं, और उसी का नतीजा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जनता ने अयोध्या की और भगवान राम ने धरती दिखाई है। और खाली आप अयोध्या में ही नहीं, अगर आप विश्लेषण करेंगे अयोध्या के चारों तरफ की लगभग 1 दर्जन सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये राम का ही प्रकोप है। आप जिस मंदिर के नाम पे, जिस भगवान राम के नाम पे 3.5 दशकों से राजनीति कर रहे थे, जिसको आप कहते थे कि हमारा अधिकार है भगवान श्री राम पे, उसी श्री राम को लूटने का काम कर दिया। तो यहाँ जो जनता की भावनाएं आहत हुई हैं, जनता वापस अब इनके साथ आएगी, जनता इनको जूता नहीं मारेगी। अब मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना बनेगा जितना था। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को किसी तरह समेटना चाहती है, और चुनाव में जरूर वो हथकंडा अपनाया जाएगा जो वेस्ट बंगाल में अपनाया गया है, क्योंकि जनता तो विरोध में आ गई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कोई दूसरा ही तरीका होगा जिससे सरकार बनाने की कोशिशें की जाएंगी। अब पार्टी तोड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तोड़ने का अभी चल रहा है कि पहले जरा पंजाब को तोड़ लें, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां मुश्किलात दिखाई देती है और जहां कई राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं कि असंभव है, उसको संभव करती है। पहले बाकी से तो निपट लेंगे बाद में। पहले उड़ीसा में सरकार बनानी है जहां लोग कहते थे भाजपा के लिए असंभव है, वेस्ट बंगाल में सरकार बनानी है जहां लोग कहते थे भाजपा के लिए असंभव है, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है जहां लोग कह रहे थे असंभव है। तो अब जो एक असंभव पिछले काफी दिनों से पंजाब में चल रहा था कि असंभव है, क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम का मामला तो है नहीं पंजाब में। पंजाब में तो सिख और हिंदुओं की टशन रहती है, और आप अगर सिखों को और हिंदुओं को किसी तरह से कुछ कर देंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी का मामला बन जाए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कांग्रेस के सिखों को तोड़ के उधार का मुख्यमंत्री या उधार का नेता उन्हीं को बनाना चाहती है, जिस तर्ज पे उन्होंने आसाम में और वेस्ट बंगाल में बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा पंजाब में है, भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन पंजाब परसेप्शन बड़ा बनाता है। एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पहले पंजाब में बनाओ, उत्तर प्रदेश में तो हम बना ही लेंगे।
और बाबा को भी ठिकाने लगा ही लेंगे। बाबा कौन सा अकेला ठीक कुछ बात कर है, पाएगा? जब जब ठीक बात आरएसएस है, निपट जाएगी, वीएचपी निपट जाएगी, तो अकेले बाबा का सोटा क्या कर पाएगा? सोटे में ठीक भी बात है। दीमक लगा देंगे। जी। अभी मैं पंजाब गया था, मैंने वहाँ कुछ लोगों से बात करी, मुझे लगता है भगवंत मान वहाँ बहुत बहुत मजबूत स्थिति में है। भाजपा वहाँ तीसरे नंबर की ईमानदार टाइप की जीत वीत हासिल कर ले, 2-4 सीटें आ जाए, इसी लेवल पे है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, षड्यंत्रों की कोई सीमा नहीं है। एक खबर और बड़ी आई थी ना, भारत टाइम्स में भी खबर वो आई कि भारत जो है वो चीन के दबाव में कंप्रोमाइज कर रहा है, कुछ अपनी शर्तें हटा रहा है, चीन की कंपनियों को टेंडर में बोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कहाँ तो चीन को लाल लाल आंखें दिखा रहे थे, कहाँ ये आलम है कि आपको याद होगा मलिक साहब, गलवान पिक्चर बन रही थी एक सलमान खान की, वो गलवान घाटी के ऊपर वो युद्ध हो रहा था, उसके ऊपर बनी थी पिक्चर। तो मैं मुंबई में अपना ऑफिस देख रहा था, तो देखते देखते मैं गया एक ऑफिस में, तो वहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन का ऑफिस था, कई पिक्चरों के पोस्टर लगे हुए थे। तो जिनका ऑफिस था वो भी बैठे हुए थे, तो मेरा परिचय हुआ, तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं डायरेक्टर हूँ, गलवान पिक्चर बना रहा हूँ। तो मेरी और भी बातें हुई, फिर वो ऑफिस खाली करके 3 साल छुट्टी पे जाने की बात कर रहे थे। पता चला कि गलवान में कुछ सीन थे, जैसे धुरंधर में पाकिस्तान के खिलाफ सीन होते हैं, ऐसे ही गलवान में चीन के खिलाफ थे। अब जब गलवान पे युद्ध बनना है तो भारत जिंदाबाद और चीन मुर्दाबाद होगा। लेकिन विश्व गुरु के इशारे पे पिक्चर की शायद मैसेज कर दिया गया कि ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी, हम चीन के कोई पंगा लेने की स्थिति में नहीं है, चीन के खिलाफ कुछ नहीं जाएगा। पिक्चर बन के तैयार थी, सुना जाता है कि 50% पिक्चर फिर शूट हुई, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखाना था। बोले नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है, चीन के खिलाफ कुछ नहीं दिखा सकते आप। तो उसका नाम बदल के मातृभूमि रखा गया। अब पिछले कुछ दिनों पहले सेंसर बोर्ड ने सुना है फिर रोक दी वो पिक्चर। पाकिस्तान के खिलाफ तो हर पिक्चर में गाली दे दो, कल मैं अल्फा पिक्चर देख कर आया, उसमें भी पाकिस्तान था, धुरंधर में भी पाकिस्तान था। चीन के खिलाफ एक पिक्चर बन रही, गलवान के बहादुरों को नमन करते हुए पिक्चर बन रही। गलवान पे शहीद हुए परिवार अगर वो पिक्चर देखते तो अपने परिजनों की बहादुरी याद आती। लेकिन गलवान को आज 1.5-2 साल हो रहा है, पिक्चर बनाने की अनुमति ग्रीन झंडी नहीं मिल रही है कि चीन के खिलाफ नहीं बोलना है। और अब खबर में आ रही है कि चीन के कंपनियों को अपने यहाँ टेंडर में अनुमति दी जा रही है, वो टेंडर डाल सके। विश्व गुरु का कलेजा पहले अमेरिका के आगे झुक गया, कांप गया, अब 56 इंच का सीना चीन के आगे कांप गया। हो क्या रहा है, क्या लग रहा है आपको मलिक साहब? संजय जी देखिए, पहले तो मैं आपने जो लास्ट में खत्म किया था पंजाब का, पंजाब में इसमें कोई दो राय नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी मजबूत है। लेकिन हमें वो देखना चाहिए कि ममता बनर्जी भी मजबूत थी। दूसरी सही बात बात। यह है कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद टूट के भाजपा में आ चुके हैं। हम्म, दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चड्ढा जैसे व्यक्ति को मंत्री बनाती है तो इनको तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सिख समाज के व्यक्ति को मंत्री केंद्र में बनाया था, तो उसका एक मैसेज सिखों में भी जाता है। तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते वहां ना सरकार बनाने का विचार करेगी, ना सोचेगी। वो कांग्रेस से तोड़ के किसी कांग्रेस के व्यक्ति को ही, सिख समाज के व्यक्ति को इस तरह का प्लान बना सकती है। इस तरह की बातें चल रही है। खैर, अब हम चाइना पे आते हैं। संजय जी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही आर्टिकल लिखा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विदेशी दबाव में है, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें इजराइल हो, चाहे उसमें चाइना हो। पहले ये होता था कि हमारी दोस्ती रशिया के साथ थी, अब हम रशिया के दबाव में रहें, रशिया के साथ हम दोस्ती में लेन देन करें, रशिया के साथ हम कुछ भी करें, ये था कि हम रशिया के साथ हैं। और हमारी लड़ाई और हमारे मतभेद हमेशा चाइना के साथ और अमेरिका के साथ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के साथ ज्यादा मतभेद हमारे इसलिए भी रहते हैं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका उसकी हेल्प करता है। आजकल तो चाइना भी बहुत अच्छे से कर रहा है पाकिस्तान की हेल्प। तो पाकिस्तान के पीछे पहले अमेरिका खड़ा रहता था, और इतना क्रांतिकारी देश है पाकिस्तान, आज उसके पीछे अमेरिका भी खड़ा है और चाइना भी खड़ा है, जो आपस में धुर विरोधी है। और भारत फिर भी नमस्कार दोनों को कर रहा है। तो ये जो करिश्मा हुआ है, ये हमारे जो महामहिम हैं, हमारे जो महामानव हैं, हमारे जो ये बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, इनकी वजह से ही तो संभव हो पाया। तो इसमें क्या है कि चाइना का ये दबाव, चाइना की ये चीजें पहली बार नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फाइनेंशियली,
अर्थशास्त्र के हिसाब से और आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं भारत को हो रहा है और विदेशों को फायदा हो रहा है। आप देखिए, अगर हमें अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करना है तो हमें मोटा पैसा देना है, मोटा टैक्स देना है, मोटा हमारे ऊपर जो है वो देना है, टैक्स देना है एक्सपोर्ट के लिए। और अगर हमें अमेरिका से चीजें मंगानी है, खान पान की भी चीजें मंगानी है, किसान चीखते रह गए, आपने 0% ड्यूटी कर दी है, तो उधर से माल फ्री आएगा और अगर हम कुछ भेजेंगे हमें पैसा देना होगा। तो कितनी अच्छी रणनीति हमारे महामानव जी ने कर दी है। तो ये कहना कि हमारी औकात नहीं है कि हम चीन के साथ पंगा ले लें, और ये आज नहीं है संजय जी। मैं तो आपको जॉर्ज फर्नांडीज के मुंह से कही हुई बात कह सकता हूं। मैंने पार्लियामेंट में खुद पूछा था उनसे, उस टाइम भी इस तरह की खबरें आई थी कि चाइना ने हमारा एक बड़ा हिस्सा दबा लिया है वाजपेयी सरकार में, और मैंने पार्लियामेंट में खुद पूछा था जॉर्ज फर्नांडीज से, वो डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि भैया आप क्या बात कर रहे हो, हमारी औकात नहीं है कि हम चाइना के साथ सीधे सीधे पंगा ले लें, और अगर लेंगे जमीन तो जाएगी ही जाएगी, युद्ध में भी हारेंगे और उसके बदले और आगे तक आ जाएंगे वो। तो इसलिए जो हो गया इस पर पर्दा डालो, कोई मीडिया में कोई खबर नहीं छापेगा, कुछ नहीं छापेगा, ये देश हित का मामला है, डिफेंस का मामला है। तो हम जैसे लोगों को तो पता है चीजें, और उस टाइम का भारत और आज का भारत आपके सामने है। आज आप अगर देखेंगे हम खोखले हो चुके हैं सब चीजों से, दिखाने के लिए बड़ी बात हो सकती है। अगर आप सेना की बात करते हैं तो सेना तो सिर्फ बढ़ाने के लिए काम कर रही है, सेना देश के लिए काम कर रही हो ये सोच के भी डाउट होने लगता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण हो रहा है, फैक्ट्रियों में चीजें हो रही हैं, कहीं अडानी जी के प्लांट हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आपने सेना को लगाया हुआ है। सेना बॉर्डर पर उस तरह से नहीं है अभी। हथियार हमारे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई हिसाब किताब है? आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से हुई है? इससे बड़ा दुर्भाग्य संजय जी क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर में डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर वक्तव्य देते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और अभी सेना बता रही है कि हमारे 6 कीमती जवान मारे गए। तो ये क्या, इसका मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला था? तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये है कि आप जो है इतने बेशर्म हो चुके हैं कि आप वैसे तो जुमलेबाजी करते ही फिरते हैं बाहर, आप पार्लियामेंट के अंदर भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हो, उनकी आपको लगता है औकात होगी चीन जैसे देश से पंगा लेने की, जहां अमेरिका की नहीं हो रही है? आज अगर मेरा पर्सनल मानना है, निजी मेरा मत यह है कि अगर आज अमेरिका पीछे हटा है ईरान से, तो उसको कहीं ना कहीं आभास हो गया है कि ईरान की मदद कहीं ना कहीं चीन कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू। और अगर अमेरिका को ये लग जाए कि चीन इंडिविजुअल है, चीन कुछ नहीं कर रहा है, वो खत्म कर देगा ईरान। लेकिन उसको पता है कि ईरान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है, तो उस चाइना के सामने भारत की कोई हैसियत है? हमें कोई ये कहने का, ये करने का नहीं होना चाहिए। हम भी देशभक्त लोग हैं, हमें अपने देश के बारे में इसलिए इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है और दुखी मन से कहना पड़ता है कि हम जो आज इस स्थिति में पहुंचे हैं, हम जो आज ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जो भी व्यक्ति इसका जिम्मेदार, जो भी व्यक्ति इसका हर चीज के जिम्मेदार चाचा नेहरू नहीं, चाचा नेहरू जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सारी चीजों के लिए चाचा नेहरू तो जो अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो रही है उसके जिम्मेदार भी चाचा नेहरू और राजीव गांधी हैं। देखिए भाई, आप राजीव गांधी हो चाहे चाचा नेहरू हो, वो नहीं है तो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी उसके जिम्मेदार हैं जो चोरी हो रही है। प्रियंका गांधी का अभी कुछ महीने पहले आपके पड़ोस में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, हाईवे का उद्घाटन विश्व गुरु ने किया था। धड़ाम से वो पहला एक्सप्रेसवे हुआ, पहली बारिश में धस गया। तो चाचा नेहरू की गलती है, ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई उन्होंने? उससे बनानी चाहिए थी उनको कि धसते नहीं है। संजय जी देखिए गडकरी ने ये कई साल पहले ये कहा था कि 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सड़कें भारत में हो जाएंगी 2024 तक कि अमेरिका भी हमसे पीछे होगा। तो अमेरिका हमसे पीछे है। तो 12,000 करोड़ रुपए का दिल्ली से देहरादून हाईवे बनाया गया, और उस हाईवे पे कुछ चंद महीने हुए हैं, गड्ढे हो गए हैं और वहां एक्सीडेंट होकर कई परिवार मर चुके हैं, और ये अपना राम मंदिर चोरी में लगे हुए हैं।
दूसरा ये है कि उस पे इतना विवाद है अभी भी, उस पे कहीं कट नहीं लगा है, किसान धरने पे बैठे हैं, कहीं किसी को मुआवजा नहीं मिला है, और जो है आपने उसको चारों तरफ से बंद कर दिया, उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता है, उस पे उसके ऊपर सिर्फ कारों से टोल वसूला जाएगा और ये अडानी जी के ट्रक चलेंगे उस पे। दिल्ली से वो राशन और माल लेके जाएंगे और उधर से देहरादून से जो है वो खनन का सामान लेके आएंगे। वो तो सिर्फ इसलिए बनाया गया। तो इसलिए इसलिए कुछ भी कहना, आज कुछ भी कहना आपके सामने चीजें दिखाई है कि हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे हैं, इसका आकलन कोई करेगा या अंधभक्ति चलती रहेगी, ये देखने वाली बात है। ये जो अयोध्या मंदिर में हुआ है, ये जो अयोध्या मंदिर में संजय जी हुआ है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर इतना होने के बाद में भी अंधभक्त इनके पीछे रहते हैं तो फिर देश का दुर्भाग्य है, उसको कोई नहीं बचा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी और उन्होंने कितनी तार्किक बातें की हैं। बताइए क्या हो रहा है। योगी जी के संग बैठ के आम खा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चंदा चोरी के चंपत राय चंपत हो गए। कोई एफआईआर नहीं हो रही है, ढंग के लोगों पे नृपेंद्र मिश्रा बचे हुए हैं और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, भगवान के नाम पर धोखा। अब भी वक्त है, समझिए आपकी ये चंदा चोर पार्टी आपके और आपके बच्चों का भविष्य कभी सही नहीं कर सकती। दिमाग को विकास की तरफ ले जाइए, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में मत लग रही है, ये देश को तबाह कर देंगे। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।